today's session is specially dedicated for the interview, keeping in mind the JPSC interview. Okay, कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो हर सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स से इंटरव्यू में पूछी जाती है, उसको मैंने थोड़ा सा कंपाइल करने की की है विथ ऑल माय एक्सपीरियंसेस. So basically, when you talk about the interview, what it is all about, इसमें जो पैनल है, जो बोर्ड मेंबर्स हैं, बेसिकली क्या जज करना चाहेंगे या कौन सी क्वालिटीज जो है एस्पायरेंट्स की वो चेक करेंगे पर भी थोड़ा देखें. क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है प्रायर टू इंटरव्यू. क्या कुछ बातों पे ध्यान रखना है, कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि what you people have already done that you had cleared the pre as well as mains where they had checked your knowledge. तो इंटरव्यू बेसिकली नॉलेज टेस्ट नहीं होता. स्टेट लेवल पे कुछ फैक्ट्स पूछे जाते हैं और कुछ नॉलेज भी जज किए जाते हैं. बट अगर आप ये देखेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लूँ और फिर मैं उसमें इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है. क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो नॉलेज बेस्ड होगा बट नॉट इंटायरली और मेयरली नॉलेज. सो व्हाट द एग्जामिनर बेसिकली वांटेड टू जज, वो कुछ चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करते हैं. सो दे वांटेड टू जज सम थिंग्स. से फॉर एग्जांपल व्हेन यू लुक एट, मेरा ये मानना है कि आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को वो देखते हैं. बिकॉज नॉलेज तो उनको पता है कि यू हैड क्लियर द प्री देन मेंस, तो आपका नॉलेज बेस साउंड है, ठीक है, और आप यहाँ तक पहुँचे हो. फिर इंटरव्यू में वो पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स ट्रेट और वैल्यूज को चेक करते हैं जो सिविल सर्वेंट्स के लिए जरूरी होते हैं. तो बेसिकली व्हाट आई हैव मेंशन्ड दैट टू असेस द पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड एट्रीब्यूट्स as well as aptitude and temperament of the candidates they generally judge. तो ये उसको चेक कर रहे हैं या उसको जज कर रहे हैं. तो अब है कि कौन से इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होने चाहिए एक सिविल सर्वेंट के अंदर, या कौन सा ऐसा वैल्यूज होना चाहिए सिविल सर्वेंट के अंदर. हम लोग उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें इंटरव्यू में, मैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन करूं. ओवरऑल अगर आप तुम देखोगे कि जो टाइम होगा इंटरव्यू का ड्यूरेशन होगा, जो लोग दे चुके हैं पहले इसमें से और जो भी देंगे फर्स्ट टाइम, तो जो इंटरव्यू ड्यूरेशन होगा 15 to 30 मिनट एट मैक्स एक दिन में. अब वो 15 से 30 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर आपसे कम से कम 40 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है. उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने कहा फैक्चुअल भी हो सकता है, नॉलेज बेस्ड हो सकता है, और कुछ कॉन्सेप्चुअल हो सकता है जिसमें वो आपके एट्रीब्यूट्स देखें, पर्सनैलिटी ट्रेट्स जज करने की कोशिश करें, ये देखने की कोशिश करें कि ये फिट है कि नहीं सर्विसेज के अंदर. तो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मान लो मैंने बात की कि एटीट्यूड्स के अंदर क्या चाहिए, सिविल सर्वेंट के अंदर कैसे एटीट्यूड चाहिए, व्हाट आर द एटीट्यूड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट among the civil servant. So the first and the foremost things what is important here according to my opinion is the attitude, that is decision making. ये जो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसके लिए वो आपसे कैसे इंटरेक्ट करेंगे या कैसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी स्विफ्ट डिसीजन ले सकता है कि नहीं, या फिर वो कंफ्यूज्ड है. इसके लिए केस स्टडीज देते हैं वो ऑफन. ठीक है, यानी आपसे पूछ लिया कि वेदर यू होल्ड सम पोस्ट, ओके, इन दैट सिचुएशन दे कैन पुट इनटू, दे कैन asked about a particular situation. जैसे say for example if you are holding a post as a district education officer and in your districts
the dropout ratio of the students is quite high. ठीक है, अगर आपके जिले में ड्रॉप आउट रेशियो ज्यादा है, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं लेकिन फिर वो कोर्सेज प्राइमरी लेवल पे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, सेकेंडरी में नहीं जा रहे, तो इन दैट सिचुएशन हाउ यू कैन इंक्रीज द ड्रॉप आउट रेशियो? ठीक है, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स? दिस इज वन एग्जांपल थ्रू विच दे कैन जज योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। वो आपका एक एटीट्यूड चेक कर लिया। उसी तरह से अगर आप किसी सर्विसेज में हैं, ये तो उनके लिए हो गया कि मान लो सर्विसेज में है, अगर नहीं भी हो तुम और तुमसे कुछ एडुकेशन पे बात चल रही है तो केस स्टडी दे सकते। तो ये ऐसे कॉमन क्वेश्चन किसी के सामने आ सकते हैं, आप उस डिपार्टमेंट को पहले से होल्ड कर रहे हो या नहीं भी कर। दूसरी चीज है कि आप एक और चीजें देखते हो केस स्टडी के तौर पे, तो आपके सर्विस रिलेटेड दोज हु आर इन द सर्विसेज ऑलरेडी, वो सर्विसेज रिलेटेड केस स्टडी पुट कर सकते हैं इंटरव्यू में और आपकी इस एटीट्यूड को चेक कर सकते हैं। अब है कि कुछ कॉमन ऐसे केस स्टडी आते हैं, से फॉर एग्जांपल झारखंड में एक और बड़ी समस्या है इन जनरल अगर मैं देखूं तो दैट इज द केस ऑफ माइग्रेशन। ओके, माइग्रेशन एक और बड़ी समस्या है वहां पर। क्या अगर आप देखोगे तो माइग्रेशन में वो कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं या न्यूज आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम झारखंड रीजन्स, ओके, ट्रैफिक। अब ऐसे कंडीशंस में से फॉर एग्जांपल इफ यू आर एसडीएम ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज स्टेट पीसीएस में हाईएस्ट पोस्ट होल्ड कर सकते हैं, और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स और से डीवाईएसपी इन पर्टिकुलर एरिया, एंड यू हैव some information regarding that, so what will be the action you will take in particular situation? आप ऐसे सिचुएशन में क्या एक्शन? ऐसे प्रश्न जो आएगा केस स्टडी बेस्ड, वो आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को चेक कर लेगा, यानी वो देख लेंगे और आपके उस एटीट्यूड को जज कर पाएंगे। इस तरह के प्रश्नों के लिए थोड़ा तैयार रहो। खास करके अगर आप सर्विसेज में हैं तो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो चैलेंजेज है उस पर केस स्टडी आ सकता है, और अगर आप किसी सर्विसेज में नहीं हो तो इन जनरल पर्सपेक्टिव पे जो मैंने आपको चैलेंजेस बताया कि पेजेंट्स के साथ क्या चैलेंजेस है, ठीक है, माइग्रेशन के इश्यूज हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इश्यूज है, नक्सल अफेक्टेड एरिया में पोस्ट हो गए तुम और वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है ना, कन्फ्लिक्ट बिटवीन सस्टेनेबिलिटी, कन्फ्लिक्ट अमंग द पीपल्स, ठीक है ना, ओपिनियंस और नक्सल्स, तो वो चीज़ों पे आपके अपने ओपिनियन होने चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, और आप अपने आइडियाज़ को स्विफ्टली दे पाए, तो उससे आपकी इस एबिलिटी की जांच हो जाएगी डिसीजन में। तो मैं कुछ कहूँगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, अपने स्टेट से रिलेटेड ऐसे समस्याओं पर अपने ओपिनियन जनरेट, ठीक है ना, जो मैंने आपको इश्यूज बताए। मुझे लगता है अभी नक्सल्स के ऊपर ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो आप नक्सल इशू के ऊपर स्टडी कर लो बेसिक्स, ठीक है। इसमें हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो मैं इसमें और भी डिटेल्स बताऊंगा। बेसिक ये नक्सल जो है आइडियोलॉजीज क्या है इनकी, ठीक है। दूसरी बात है कि इनका सोशल केस अभी वीक हो गया, गवर्नमेंट्स के क्या ओपिनियन है नक्सल्स के ऊपर, ठीक है। अभी जो ऑपरेशंस हो रहा है बिकॉज द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर कि 20 नक्सल फ्री बनाएंगे इंडिया को, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इसके ऊपर थोड़ा प्रिपेयर करिए, एक केस स्टडी यहाँ हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि झारखंड इज वन ऑफ द नक्सल प्रोन एरिया, रेड कॉरिडोर का पार्ट है ना।
एंड एडजेसेंट एरिया ऑफ झारखंड ऑल्सो ऑपरेशन जहाँ चल रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में चल रहा है, और फिर आप तेलंगाना, महाराष्ट्र आप देख ही रहे, कॉन्टिन्यूसली न्यूज़ है। झारखंड में भी ऑपरेशंस में कई सारे नक्सली, ठीक है ना, ऑपरेशंस में मारे गए या फिर सरेंडर किया उन्होंने, तो अभी वो न्यूज़ में चल रहा है उसको। दूसरा, हो सकता है कि यू मे बिलोंग टू अ डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द माइनिंग एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, ओके, बिकॉज झारखंड अगेन नोन फॉर द माइंस एंड मिनरल्स, मिनरल रिच बेल्ट है। अब यहाँ पर माइनिंग एरिया में प्रॉब्लम क्या है, द कंफ्लिक्ट बिटवीन द डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक बड़ा इशू, ठीक है, एज वेल एज पॉल्यूशन। तो इन दिस केसेस, how we can manage the development along with environmental sustainability, that may be a question कि आज के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है ना, हमें अपने विकास के बारे में भी सोचना है और साथ में पर्यावरण संतुलन भी बनाए रखना है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, माइनिंग एक्टिविटी क्या कंटिन्यू होनी चाहिए, और अगर कंटिन्यू है तो किस हद तक होनी चाहिए, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो चैलेंजेस को। तो एक मेरा ये मानना है कि झारखंड के टॉपिक तैयार कर लो एज अ केस स्टडी। मैं बता रहा हूँ एक जनरल टॉपिक जो किसी स्टूडेंट से पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि वो केवल और केवल आप सर्विसेज में हो, माइनिंग डिपार्टमेंट है तो ही पूछ, इन जनरल। उसके अलावा मैंने कहा इशू ऑफ माइग्रेशन, इशू ऑफ ड्रॉप आउट रेशियो अमंग द कैंडिडेट्स, बिकॉज एडुकेशन लेवल पे झारखंड एक पिछड़ा राज्य है, और उसके पिछड़े होने के पीछे कई सारे कारण हैं। देयर आर सम सोशो इकोनॉमिक कॉज, सम पॉलिटिकल कॉजेज ऑल्सो, ठीक है ना, सम हिस्टोरिकल कॉजेज ऑल्सो। तो आपको वो ब्रॉडर हिट्स में सोचना है कि क्या कारण है कि शिक्षा में झारखंड पीछे है, तो उसमें से फिर आपको उन कारणों को बताकर उस पर एक केस स्टडी, जैसे मैंने कहा कि ड्रॉप आउट रेशियो कम करना है या हमें बढ़ाना है। जैसे टीचर डिसाइपल रेशियो अगर देखेंगे तो वो कम है झारखंड में, ठीक है ना, यानी कि स्टूडेंट और टीचर का प्रोपोर्शंस कम है, रेशियो कम है, वो भी एक चैलेंजेस है। तो इस तरह के प्रश्न है। दूसरी बात है कि एक और समस्या है, खास करके अगर आप देखेंगे कि अगर हम सोशल और इधर से चल के आए, और अगर आप चले जाएं फिर कुछ ऐसी समस्या जो किसी डिपार्टमेंट रिलेटेड होती है, मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, झारखंड में नेचुरल रिसोर्स स्पेशली द कोल इज इन एम्पल अमाउंट, वो काफ़ी बड़ी संख्या में है, और झारखंड थर्मल पावर प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा है और थर्मल प्रोडक्शन, लेकिन अगर आप रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे तो हाई है, ठीक है ना। उसके अलावा लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, तो ये चैलेंजेस पे भी एक कॉमन क्वेश्चन करते हैं अगर आप उस डिपार्टमेंट को होल्ड करते हो, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी में डिस्पाइट द झारखंड हैविंग द कोल बेस एंड दे आर producing high amount of thermal electricity, but why the rate of electricity high? Second, कि during the distribution we lose the electricity huge amount, so why we, how we can control that, ठीक है ना, उस लेवल पे कैसे करें, सो चीपर लेवल पे हम इलेक्ट्रिसिटी झारखंड के नागरिकों को कैसे प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है फिर भी वो कॉस्टली है आपके राज्य में, तो इस चैलेंज को कैसे देखेंगे। मैं बता रहा हूँ डिसीजन मेकिंग जो एटीट्यूड्स है उसके लिए केस स्टडी आपके सामने आ सकती, आप उस, ठीक है। उसी तरह से हेल्थ सिनेरियो है वो भी पुअर है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर सकते हैं, या उसमें जो स्किल्ड मैन पावर चाहिए, डॉक्टर चाहिए या नर्सेज चाहिए या हमारे बायोमेडिकल स्टाफ्स चाहिए, उनको हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं, ऐसे पर। तो ये मैंने आपको बताया एक एटीट्यूड डिसीजन मेकिंग का, जिसके ऊपर तुम्हें थोड़े केस स्टडी। दूसरा, अगर मैं एटीट्यूड आपके को बताऊं तो वो है एक एटीट्यूड जो वो देखेंगे इंटरव्यू के अंदर,
वो होता है क्या, जब आप सिविल सर्विसेज में आते हो तो सीनियर जूनियर सबको लेकर चलना है, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ अ सिस्टम, यू आर अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, यू आर अ यूनिट ऑफ दैट, आप एक यूनिट है, ठीक है ना। आइसोलेटली यू कैन नॉट रन इंटायर सिस्टम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब ये है कि क्या है कि दो चीजें हैं एटीट्यूड के अंदर, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। एटीट्यूड आपका कैसा है एंड हाउ यू मैनेज द पीपल, दैट विल हेल्प यू इन वर्क प्लेस। ठीक है, तो आप में क्या टीम मैनेजमेंट एबिलिटी है कि नहीं, ये भी एक एटीट्यूड है जो बहुत सारे लोगों में लैक करता है, क्योंकि बेसिकली जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं बच्चे काफी आइसोलेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, लंबे समय तक बैठ के घर में तैयारी कर रहे हैं तो उनका थोड़ा सा सोशलाइजेशन कम हो जाता है, आइसोलेट होकर तैयारी करते हैं, ऐसे में उनके ये जो मैनेजमेंट स्किल है ना, ये पुअर हो जाती है लोगों से बहुत, क्योंकि आप कई सारे सोशल फंक्शन और गैदरिंग में जाते समाज में, क्योंकि आप आइसोलेट होकर तैयारी कर रहे होते हैं, तो एक जनरल चैलेंजेज आ जाती है कि आप एक रूम में कमरे में बंद होकर साल 2 साल 3 साल तैयारी में लगे हो, और ठीक है, और कहीं ऐसा ओकेजन है तो जहाँ मैनेजमेंट करना है, आप उस क्राउड मैनेजमेंट को नहीं जानते, आप टीम मैनेजमेंट जानते, ऐसे चैलेंजेस ही आते हैं कई बार सिविल जो एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ। और कई बार बोर्ड्स इस चीज को समझता है, क्योंकि आपसे वो पूछता भी है ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि आप अभी तक आफ्टर एकेडमिक्स आज जब इंटरव्यू के लिए आए हो तो तुमने इस बीच में टाइम कहाँ स्पेंड किया, क्या किया, व्हाट यू हैव डिड ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस, आप कहोगे रूम बंद करके पढ़ ही रहा था। दोज हु आर इन द सर्विसेज, तो उनके लिए एक बेटर पार्ट क्या है, 80%, 60 to 70%, ठीक है ना, वो उनका सर्विसेज बेस्ड हो सकता है, उसके चांसेस काफी हाई हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा केवल सर्विसेज में आएंगे, बट उसके चांसेस हाई हैं। बट जो लोग घर में बैठ के प्रिपरेशन, फिर वो कई बार ये देखते हैं कि क्या वो मैनेज कर पाएगा, क्या वो टीम लीड कर पाएगा, क्योंकि हियर द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल आर देयर, देयर साइकोलॉजिकल कंडीशन इज डिफरेंट, देयर थॉट प्रोसेस आर रनिंग डिफरेंट, देयर एबिलिटीज आर डिफरेंट, उनके सबके एबिलिटीज अलग अलग होते हैं। तो विथ दैट डाइवर्सिटी हाउ यू आर मैनेजिंग द पीपल, ठीक है ना, तो इस पर भी एक केस स्टडी आपसे पूछ सकते हैं वो कि कैसे तुम टीम को लीड करोगे, और उसमें आपको दे सकते हैं कि आप अधिकारी के तौर पे किसी जिले में पोस्टेड हो, ठीक है, और वहां पर आपका जूनियर आपकी बात नहीं मान रहा है और वो लोकल तौर पे बड़ा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति, आप दबाव बनाओगे तो लोकली वो कई लोगों को लेकर पहुंच जाएगा आपके ऊपर, प्रेशर बना देगा, एंड यू आर आउटसाइडर टू दैट डिस्ट्रिक्ट, हाउ यू कैन मैनेज दैट पर्सन, so you can functions in that area properly, मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो दैट विल, अब ये जो है वो आपकी टीम मैनेजमेंट एबिलिटी को दिखाएगी, वर्क कल्चर में कैसे आप एकोमोडेट कर पाएंगे वो डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, क्योंकि जरूरी नहीं कि उनके थॉट्स प्रोसेस आपसे अलाइन ही करें, ठीक है, तो एक जो एटीट्यूड है वो ये है टीम मैनेजमेंट एबिलिटी, जिसको वो देखना चाहते हैं कि वो तुम में है या नहीं है, अगर तुम में वो लैक करेगा तो बाद में तुम फ्यूचर में अच्छे सिविल सर्वेंट बन नहीं पाओगे, टीम को लीड नहीं कर पाओगे, चला नहीं पाओगे, ठीक है। सो हाउ यू कैन एकोमोडेट डाइवर्सिटी, ओके, एंड डिफरेंट थॉट ऑफ पीपल व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग द थिंग एट अ वर्क, ठीक है ना, इस पर भी ध्यान देना है, इस पर काम करना, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपके एटीट्यूड चेक किए जाएंगे, जिसमें ये दो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर काम करना। अब आते हैं हम लोग, दूसरा जो एस्पेक्ट्स है जो इंटरव्यू में चेक होगा वो दैट इज एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स यानी आपके कैरेक्टर्स को, और आप जब 10th पास किए हो तब से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हो, है ना, सो दैट कैरेक्टर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट,
उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा, तो कैरेक्टर्स की जांच होगी, है ना। तो एट्रीब्यूट्स क्या क्या चाहिए, वो एट्रीब्यूट्स बहुत क्लियर कट है जो सिविल एस्पायरेंट के अंदर चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कमिटी कमीशंस और जो बोर्ड मेंबर्स हैं जनरली। पहली चीज, बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपके अंदर यू मस्ट बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, ठीक है ना। ये चीज चाहिए कि आप जब काम कर रहे हो तो आपके अंदर ये वैल्यू होना चाहिए। और केस स्टडी से ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि कहीं तुम एथिकल डिलेमा के केस में अपनी इंटीग्रिटी लूज तो नहीं, ठीक है ना। बिकॉज इफ यू लूज द इंटीग्रिटी देन यू बिकम करप्ट। तो कम से कम सिस्टम में घुसने के पहले आपको पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी शो करना है। बाद में सिस्टम में जाएंगे क्या कुछ कंडीशंस आएंगी वो तो बात की बात है, बट ये चीज आपको दिखनी, ठीक है ना। और दूसरा एक एट्रीब्यूट आपको दिखना चाहिए, केस स्टडी से देंगे जैसे मैं बताऊंगा, कॉम्पैशन। सिविल एस्पायरेंट के अंदर ये होना चाहिए, कॉम्पैशन एंड इम्पैथी, यानी अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के देखो कि उस क्या ट्रॉमेटिक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, देन एंड देयर यू कैन वर्क वेल। और थोड़ी करुणा और दया तो होनी चाहिए। कॉम्पैशन मैंने जैसे बताया आपसे पूछ, जैसे अभी झारखंड में कई सारे ऐसे न्यूज हैं जिनको आप देखोगे तो उसको किस पर्सपेक्टिव से आप चेक करते हैं, ठीक है। जैसे अभी अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो मैं एक आपको केस देता हूँ। वाई? बिकॉज 10th एंड 12th के रिजल्ट्स आए हैं अभी ऑफ डिफरेंट बोर्ड। सीबीएसई जैक बोर्ड हैज आल्सो डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ 10th एंड, ठीक है। अब रिजल्ट्स में आपने देखा गर्ल्स और बॉयज चाइल्ड्स का क्या रिजल्ट्स रहा है, और इसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो गए, या कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके स्कोर लो हैं बहुत। Now the things is that what is about that, because sometimes when the student get failed or scored low, ठीक है ना, the society won't accept it, या फिर that kids are in tremendous pressure, okay. So if you are in the education services, how you handle that situation, how you compassionate these people, those who scored not well because of certain reason, हो सकता है पढ़ा नहीं या घर का कोई कंडीशन ऐसा आ गया, लेकिन व्हाट वी जज कि ये स्टूडेंट अच्छा नहीं है, वी आर वेरी जजमेंटल, क्विक हम जज करते हैं। लड़का फेल हो गया, हो सकता है तबीयत खराब हो, 4 महीने नहीं पढ़ पाया, घर में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो, लेकिन हम क्या जज करते हैं, पढ़ने में अच्छा नहीं। so the people are quite judgmental, so in that situation, so what I have said that you must have empathy, आप उसमें उस अपने को उसके जगह पर रख के देखो, फिर सोचो कि क्या ऐसी कंडीशन रही जिसके कारण वो अच्छा परफॉर्म, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि वो आपके ये एट्रीब्यूट्स को चेक करना चाहेंगे और उसके लिए वो प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। वो प्रश्नों के तहत ही जब तुम रिप्लाई करते रहोगे तो वो आपके रिप्लाई से ही निकाल लेंगे कि हाँ उसके अंदर है कि नहीं ये चीज, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार वर्क प्लेस पर वायलेंस भी नजर आता है। से फॉर एग्जाम्पल कहीं पर कोई एक्सीडेंट्स हो गया है एंड बीइंग एन ऑफिसर यू डिप्लॉय देयर, आप गए हो क्राउड को मैनेज करने, और क्राउड ने आप ही को दौड़ा लिया, ठीक है ना। आपने सुना है ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। आप हॉस्पिटल में गए हो या कभी सुना होगा डॉक्टर को ही पिटाई कर दी मरीजों ने, ठीक है ना। सो दैट काइंड ऑफ चैलेंजेस वी फेस व्हेन वी आर इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। So how you can subside the raises among the mass, मास को कैसे सबसाइड करोगे? क्या ऐसे ट्रिगर बटन होगा जिसको तुम दबाओगे कि मास उस समय कूल हो जाए या वायलेंट ना हो? और ये तब होगा जब आपके अंदर कुछ वैल्यूज होंगी, है ना, तभी आप समझ पाएंगे, तभी आप एक्शन ले पाएंगे, ठीक है। और पुलिस सर्विसेज अगर आपने रखा है तो उसमें एक और एट्रीब्यूट चाहिए, वो है करेज।
ठीक है, करेज, because police services courage is required in all the civil aspirant, क्योंकि when you are taking decision courage is required, but especially in the police services that is must. गोली चल रही होगी, आपको टीम लीड करना होगा। अभी आपने देखा एक वीडियोस के ऑपरेशन के दौरान जो है वो डीवाईएसपी पे था, सिपाही आगे थे, सस्पेंड कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसने करेज नहीं दिखाया। बीइंग अ टीम लीडर आपको आगे होना चाहिए ना, न कि आपने उसको आगे कर दिया, ठीक है। तो दैट इज रिक्वायर्ड, वो भी चीजें हैं, एज वेल एज विजडम विच इज रिक्वायर्ड। विजडम इज नॉट ऑल अबाउट नॉलेज, यहाँ डिसीजन मेकिंग। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स जो आपके केस स्टडी में आपको दिखाई देंगे वो चाहिए, ये चीज पर थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। और कैसे होगा, जब आप अपने आंसर्स को क्रिस्प रखेंगे और ब्रीफली रिप्लाई करेंगे, उतनी बातें बोलेंगे ड्यूरिंग, जितना उन्होंने आपसे पूछा है जानने की, और ज्यादा जानना होगा तो आपसे फिर से वो प्रश्न कर लेंगे। तो यहाँ ये चीज, अपार्ट फ्रॉम दैट another part where you have to work is your body language। अब जो लोग सर्विसेज में हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई करके गए हैं, ऑफ कोर्स बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रहे होंगे, तब उनका मार्क्स बेहतर आया और वो सिलेक्ट भी। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनको थोड़ा सा देखना है, जरूरी नहीं कि उसके लिए किसी से मॉक इंटरव्यू लें। अगर आप एक्सेसिबिलिटी है, मेंटोरशिप तो ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट अपने घर में अपने दोस्तों के पास बैठ के एक मॉक दे देना चाहिए, जिससे वो सामने वाला आपको बता सके कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है बॉडी लैंग्वेज में। बॉडी लैंग्वेज में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आई टू आई कांटेक्ट। आई टू आई कांटेक्ट का मतलब स्टेयर करना नहीं है, ठीक है ना। आ, ये है कि जो बोर्ड मेंबर्स आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, जो पैनलिस्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ड्यूरिंग द रिप्लाई आप, ठीक है ना, पोलाइटली रिप्लाई करते हुए आई कांटेक्ट बना के रखते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि सभी बोर्ड्स मेंबर्स को बार बार देखना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं होता ड्यूरिंग, ठीक है ना, क्योंकि आप जिसको आंसर्स करते हो, तो मेरा ये मानना है कि जिसको आंसर कर रहे हो, जिन्होंने प्रश्न पूछा है, क्योंकि वो आपको वो उसका रिप्लाई ज्यादा जानना चाहते हैं, बाकी बोर्ड मेंबर्स, ठीक है ना। तो आप ज्यादातर उनकी तरफ मुखातिब होइए और बोलिए, हाँ बीच में समय मिलता है तो देख लीजिए, ठीक है, अदर मेंबर्स की तरफ। तो पहली चीज बॉडी लैंग्वेज में ही। दूसरा है कि बॉडी शेक नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी हैंड मूवमेंट नहीं होना चाहिए, कि देखो जो भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है वहाँ हायरार्की बहुत इम्पोर्टेंट, और वो सीनियर मोस्ट हैं, उनके समय आप डायरेक्शन नहीं दे सकते, तो बहुत हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, या बहुत बॉडी शेक करने की जरूरत नहीं है। पिच को ध्यान में रखिए कि आवाज हमारी कैसी है जो उनको सुनाए, ठीक है ना, और थोड़ा सा स्माइल रखिए फेस पे। ऑफ कोर्स नर्वसनेस रहता है, लेकिन थोड़ा सा स्माइलिंग फेस होना चाहिए हमारा, ठीक है। ओके, एंड डोंट शेक योर बॉडी एंड टेक, ठीक है, ये भी चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि हमारा बॉडी लैंग्वेज उनको, ठीक है, बेहतर लगे। ये आपका बहुत एक क्रूशियल एस्पेक्ट है, जिसको नॉर्मली जो फर्स्ट टाइम जाते हैं तो कई बार बच्चे उसको निग्लेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो लोग अपियर हो चुके हैं वो तो क्वाइट एक्वेंटेड हैं, क्योंकि पता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा काम करना है। अब एक और जो चीज है, इंटरव्यू में जनरली एक क्वेश्चंस होते हैं आपके इंटरेस्ट और हॉबी रिलेटेड, और ये बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है, ठीक है ना। अब इनसे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो ऑफन द इंटरव्यू स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। जरूरी नहीं है कि आपके इंट्रोडक्शन से हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में हमने देखा है कि आपसे पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपना परिचय दीजिए, ठीक है।
और उस परिचय में आप अपने एकेडमिक क्रेडेंशियल्स और एक्सेलेंस को बताते हो, आप सिविल सर्विस आए कब से उसको भी आप डिस्कस करते हो, ठीक है। और साथ में कई बार बच्चे अपनी हॉबी और इंटरेस्ट को भी बोलते हैं इंट्रोडक्शन। तो मैं अभी इस पार्ट पर भी आऊंगा, इंट्रोडक्शन पार्ट पे, लेकिन मैंने कहा कि एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट वो है हॉबीज और इंटरेस्ट, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, यानी वो आपका अपना है जो आपने डिस्कस किया। और कई बार हॉबीज हम बता तो देते हैं लेकिन वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं होता, तो वो कई बार ना वो हमारे लिए निगेटिव क्रिएट होता है। सो हॉबीज और इंटरेस्ट के ऊपर एक अच्छे से प्रिपेयर करो कुछ चीजें कॉन्क्रीट, वैसी जो चीज आप वहां इंटरव्यू में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई हॉबीज और इंटरेस्ट है और पता चला इंटरव्यू बोर्ड के सामने ही सडनली आपने वो हॉबीज और इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया, तो फिर यू गेट ट्रैप, पहले से उस पर कोई काम किया ही नहीं, ठीक है। तो ये जो एस्पेक्ट्स है, और यहाँ अगर आपने उनको नहीं सेटिस्फाई किया, ये आपका अपना डेवलप किया हुआ था, तो ये फिर आपके लिए निगेटिव क्रिएट करेगा, आपके स्कोर अच्छे नहीं। तो अगर आप हॉबीज और बोलते हो, और हॉबीज कई बार नहीं होते, हॉबीज ऐसा है जिसके लिए आप हमेशा टाइम निकालते हो और आप परसू करते हो, लेकिन इंटरेस्ट होता है कि जब कभी समय मिला आपने उसको कर लिया। तो अगर आपकी कोई हॉबीज नहीं है तो आप बताइए कि मेरी कोई ऐसी एज सच हॉबी नहीं है, मेरे इंटरेस्ट है बुक रीडिंग, कुकिंग, ट्रैवलिंग, साइकिलिंग, जिमिंग, लिसनिंग म्यूजिक, प्लेइंग एनी गेम्स, ठीक है ना। तो आप अपने इंटरेस्ट में उसको ऐड करिए, ना कि हॉबीज में। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हॉबीज बोला तो वो यानी आप कॉन्टिन्यूसली उसको करते हो, ठीक है ना। लेकिन इंटरेस्ट बोला तो जब समय मिला, खाली लीजर टाइम में आपने वो किया, क्या करते हो। तो इसके ऊपर आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगर इसमें सपोर्ट की ज़रूरत है मुझसे बात करिए कि ये आपके इंटरेस्ट या हॉबीज़ के ऊपर क्या क्वेश्चनेयर, क्योंकि आपके इंटरेस्ट और हॉबीज़ के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चनेयर बनेंगे, वो उसमें हम लोग तभी हेल्प कर पाएंगे जब आप खुद बताओगे कि हाँ मेरा ये पर्टिकुलर हॉबीज़ है और इंटरेस्ट है, तो क्वेश्चनेयर आपके सामने पुट कर सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। अब किसी का वॉचिंग मूवी है, अभी कांस में फेस्टिवल हुआ, तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपका नोबेल रीडिंग है तो अभी बुकर प्राइज मिला है, तो क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर, आप समझ रहे हैं ना। इमीडिएट करंट में भी बहुत सारी चीजें होती है, जो अभी क्रिकेट प्लेइंग है तो अभी आईपीएल गेम फिनिश हुआ तो वहां से प्रश्न पूछ, अभी स्टैम्पिड भी हो गया बेंगलुरु में, ठीक है, उस सेरेमनी में कल। तो क्या हो गया ना कि आपके डिफरेंट हॉबीज और इंटरेस्ट के ऊपर सडन क्वेश्चन बनेंगे, तो वो इंडिविजुअल आपका क्या है उसके ऊपर क्वेश्चनर्स तैयार कर कर उसके ऊपर अपने आंसर्स याद होंगे, उसकी प्रैक्टिस होनी, तो वो मुझे पता होगा तो मैं क्वेश्चनर बना पाऊंगा, फिर आपको हेल्प कर पाऊंगा। लेकिन ये बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है, इसके ऊपर आप काम करिएगा। और अगर आपकी हॉबी, हाँ बोलो। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हॉबीज और इंटरेस्ट, अगर आप में हॉबीज नहीं है इंटरेस्ट भी है, तो इंट्रोडक्शन अगर आपसे पूछा जाए और अगर आपका वेल प्रिपेयर्ड है तो जरूर बताओ अपने इंट्रोडक्शन कि मेरा ये इंटरेस्ट है, क्योंकि फिर क्वेश्चंस कुछ न कुछ इससे बनेंगे, और अगर आपका वेल प्रिपेयर्ड है तो आपके इंटरव्यू आपके डायरेक्शंस में होंगे, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आपके फेवर में आ सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर इसको बोलने की जरूरत नहीं है, अगर वो आपके डैफ में लिखा हुआ नहीं कि आपने मेंस के समय भर दिया है फॉर्म में, आपके नेम है उसमें, मैं उन पर भी आऊंगा, बायोडेटा इज वेरी क्रिटिकल पॉइंट। और फिर एक इंटरव्यू में और बड़ी चीज है कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। आप कैसे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आपका मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इंग्लिश है हिंदी है, वो आप ध्यान रखिए कि आपकी किस भाषा में आपको इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है ना। अपने बातों को कम शब्दों में, इंटरव्यू में कभी भी ना बहुत एक्सप्लेनेटरी आंसर नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को, उन्होंने डिमांड नहीं रखी और आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा, यू गेट ट्रैप, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस
आपके लिए ओपन हो जाएंगे। इसीलिए टू द पॉइंट, कॉन्क्रीट, ठीक है ना। लैंग्वेज जो है बहुत फ्लावरी नहीं बनाओ, ठीक है। ये भी चीजें हमेशा ध्यान में रखो और अपनी बात को सहज तरीके से रखिए, ठीक है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन इज। मैंने कहा वॉयस का पिच भी ध्यान में रखिए कि उनके कान तक पहुंचे, वो थोड़े एज्ड होंगे। आप देखिए कि आप कहाँ बैठे हो, डिस्टेंस कितना है, तो आप अपना वॉल्यूम वैसे ही रखो जिनसे वो लगे, ठीक है। और एक चीज और जो यहाँ पर मैं सजेशन दूंगा, जैसे इस झारखंड में लैंग्वेज एक पेपर है, ठीक है। अब लैंग्वेज पेपर में कुछ लोगों ने वहाँ रीजनल ट्राइबल लैंग्वेज को रखा है, कुछ लोगों ने हिंदी, कुछ लोगों ने इंग्लिश और अदर लैंग्वेज भी रखे। अब जैसे से फॉर एग्जांपल जिनका हिंदी में है या इंग्लिश में है और उनका मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन भी हिंदी या इंग्लिश है, तो अगर आपसे इंटरव्यू में बैठने के बाद पूछा गया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या आप अपना परिचय दीजिए, तो पूछे परिचय दीजिए तो आप हिंदी करने को बोला है तो इंग्लिश में दे रहे हो। लेकिन बोर्ड मेंबर आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि अच्छा आपने क्या रखा है लैंग्वेज, वेदर संथाली हो, खोरठा, गांव, जो भी, और आपसे बोल दिया कि अच्छा संथाली में, हो में, खोरठा में अपना परिचय दीजिए। और आपने तो वो तैयारी केवल की थी एग्जाम पास करने के लिए, आपने तो सोचा ही नहीं था कि इसमें भी कम्युनिकेट करने को बोल देगा बोर्ड मेंबर। ऐसे में आप ट्रैप हो जाओगे पहले ही क्वेश्चन, और फिर आपका ना डिमोटिवेशन हो जाएगा, आपको लगेगा अरे मैं तो पहले ही कुछ, मैं तो अपने लैंग्वेज में ना अपना इंट्रोडक्शन भी तैयार करके नहीं आया, और ऐसे में बोर्ड मेंबर मेरे से पूछ रहा है कि अच्छा इसी लैंग्वेज में तुम अपना परिचय दो। अगर कोई आपका बोर्ड मेंबर जानता होगा उस लैंग्वेज को तो आपसे पूछ सकता है ना कि अच्छा संताली में, हो में, हुंडा में, आप इस भाषा में अपना परिचय। तो इस सरप्राइज एलिमेंट के लिए तैयार रहो और लिख के उसको उसी भाषा में भी तैयार कर लो। मेरा ये मानना है झारखंड में ऐसे प्रश्न आ सकते, इसकी भी एक प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आपका हिंदी और इंग्लिश है तब तो ठीक, लेकिन अगर रीजनल लैंग्वेज है तो एटलीस्ट अपना इंट्रोडक्शन और कुछ स्टेटमेंट्स, जैसे अगर वो पूछ लिए कि अच्छा अगर आपको इसी बोर्ड मेंबर के सामने आना हो, तो आपने जैसे पूछा मे आई कम इन सर, या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो इसको अगर संताली में, हो में, कोटा में बोलता हूँ तो कैसे बोल, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें जो बहुत कॉमन है दिमाग में रखिए कि ऐसा ना हो कि सडन ये चीज आपके सामने आ जाए, फिर यू गेट ट्रैप, आपने सोचा ही नहीं था ये चीज आ गई, और स्टार्ट में ही आ गया, तो फिर पता चला पूरे इंटरव्यू में आप नहीं बता पाए, तो वो दिमाग में चलता रहता है कि मेरा पहला ही क्वेश्चन गड़बड़ हो, एंड देन यू आर इन स्ट्रेस कंडीशन, फिर वो उससे उबरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो पता चला सब कुछ ठीक था और मैं वहीं पे सोचा नहीं था और ऐसी चीजें हो गई। तो थोड़ा लैंग्वेज जो अगर रीजनल लैंग्वेज रखा है तो उसमें भी अपने इंट्रोडक्शन को तैयार कर लो, और कुछ कॉमन चीजें, कुछ कॉमन सेंटेंसेस भी तैयार कर लो, वो पूछ, ठीक है। उसके अलावा उसी लैंग्वेज में कुछ ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को देख लो, एक दो फेमस राइटर या ऑथर हैं उनको पढ़ लो, के कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लो। आपके जो भी लैंग्वेज पेपर है, हिंदी है, इंग्लिश है, या कोई ट्राइबल लैंग्वेज है, उस एक दो ऑथर प्रिपेयर करके जाइए, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस देखिए, ठीक है। और उनके रचनाओं में क्या ऐसी वैल्यूज हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए या सिविल सर्वेंट के लिए रिक्वायर्ड है, उसको भी देख लो कि कहानी में ऐसी क्या थी शिक्षा जो कि आप अपनी सर्विसेज में भी इस्तेमाल करेंगे। कई बार ऐसे भी प्रश्न आते हैं, तो इस चीज को भी देख लेना। और मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एथिकल कंसिडरेशन और क्रिटिकल थिंक, ये तीन चीजें जो हैं, ये सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड है, ये बहुत जरूरी है। आपकी क्रिटिकल थिंक प्रोसेस, आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा क्रिटिकली एनालाइज दिस, यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग आ गई। आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो कि सिविल सर्वेंट के लिए बहुत जरूरी है, मैंने केस स्टडी के थ्रू बताया कैसे प्रश्न आ सकते हैं आपके सामने, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड।
दूसरा मैंने कहा कि गरीब व्यक्ति है आपके जिले में, उसके बच्चे के पढ़ने के लिए साधन नहीं है, या स्कूल वहाँ से दूर है, या कोई किसान है जिसके पास लैंड तो है बट उसके पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है जिससे वो खेती कर सके। ऐसे कंडीशन क्या कर सकते हो, आपके पास जो लिमिटेड ऑथोरिटी और पावर है उसके तहत ये आपकी क्या बताएंगे, एथिकल कंसिडरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो ऐसे कंडीशन में वट एवर द ऑथोरिटी एंड पावर यू हैव, वट एवर द रिसोर्स हैव, हाउ यू कैन ऑप्टिमली यूज दैट टू हेल्प दैट पर्सन। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द वे जाके करना है, आप तो ऐसा दान दक्षिणा नहीं दे सकते और कितना को करके आप कर सकते हो हेल्प। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक है। इस पार्ट पर भी काम करना है, ठीक है ना। अ, अब हम आगे अगर आए तो फोकस एरिया क्या है जहां से ऑफन दे आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। वो फोकस एरिया पहला तो आपका बायोडेटा और डैफ है जिसको हम डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, जो आपने मेन सब कर लिया। अब इसमें आपके जितने भी वर्ड्स हैं जो आपने फॉर्म फिलअप किया है वहां से प्रश्न हो सकते हैं। जैसे आपके नेम है तो कई सारे लोग हैं, जैसे मान लो कि मोटाय देवगम है, हरिओम है, नवीन, तो इनकी मीनिंग्स होती हैं नाम की, वो आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। या कुछ ऐसे हैं पर्सनैलिटी जो आपके नामों से आपके नाम उनके नाम मैच करते हैं। जैसे नवीन है तो नवीन जिंदल भी है, दैट इज वेरी फेमस, ठीक है। चलो देवगम है तो देवगन भी है, वो थोड़ा सा रिलेटेड है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते। तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स पर भी क्वेश्चंस होते हैं आपके नेम के ऊपर। कई बार लाइटर साइड बोर्ड मेंबर वो भी पूछ लेता है, मैंने जरूरी नहीं कि हर बोर्ड मेंबर पूछ, वो भी एक है कि हाँ मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो एक थोड़ा सा रख लूँ दिमाग में, ठीक है। दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। अब ये डेट ऑफ बर्थ में भी अगर आपके जो इसमें आप डे जो लिखते हो, ठीक है ना, से फॉर एग्जांपल अगर आप 11th ऑफ मई मार्च वट एवर भी ईयर लिखा, से फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, 1994, तो वट एवर द इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 1994, अगर कोई बड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई इवेंट्स हुए हैं नेशनल या इंटरनेशनल, या झारखंड में कोई बड़ा कुछ हुआ ऐसा, उस ईयर जिस साल आपके जन्म हुए थे, या उस डेट को सेलिब्रेट किया जाता हो किसी चीज के तौर पे एज अ इंटरनेशनल डे या नेशनल डे, तो थोड़ा सा गूगल करके उसको देख ले, पूछ सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो आप बहुत कॉमन और बहुत फेमस होते हैं, के बारे में जानकारी होती है, जैसे ही पूछा या देखा आपका डिटेल्स तो नजर आ गया, तो उस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि मैं तो प्रिपेयर करके जा रहा हूँ तो मैं हर एक साइड्स को, जरूरी नहीं है पूछेगा ही, बट पूछ सकते हैं। मैं तो उन प्रोबेबिलिटीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इसको भी एक बार देख लेना है, तैयार कर लेना है, ठीक है। आजकल लोग ईमेल आईडी भी चेक करते हैं और उसमें होता है। अब कई लोग तो चलो सिंपली अपना नाम लिखा ए और @g और वट एवर भी वो लिख, लेकिन कई लोग ना इसको भी थोड़ा सा आर्टिस्टिक बना लेते हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इसमें जाके वर्ड्स लिख देते हैं। अब उस पर भी पूछ सकता है अच्छा इस वर्ड का मीनिंग क्या है। से फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया, ठीक है ना, कि आनंद मैवरिक तो ये मैवरिक वर्ड क्या है, ऐसा मतलब आप समझ रहे हो ना। यू मस्ट एक्वेंटेड, मैंने क्या कहा, जितना भी आपने फॉर्म फिलअप किया है एक बार सरसरी तरह से उस वर्ड्स देख लो कि तुमने क्या बोला, और उसके ऊपर थोड़ा सा थॉट प्रोसेस रन कर लेना है, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हाँ अगर ये डायमेंशन भी लाइटर साइड है, आप नॉर्मली नेग्लेक्ट कर देते हो पर क्वेश्चन बन सकते। और ये ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ ऐसे प्रश्न नहीं गए जाते हैं। तो डैफ इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपका इसमें एड्रेस होगा, ठीक है।
एड्रेस में आपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन किए हैं, और आप लोग लकली झारखंड से ही हो, लोग तो आउटसाइड झारखंड होगा जो गया होगा। अब यहाँ क्वेश्चंस आपके डिस्ट्रिक्ट से हो सकते हैं, सो प्रिपेयर योर डिस्ट्रिक्ट्स वेल। और डिस्ट्रिक्ट्स में खास करके जो है वो डेमोग्राफिक डेटा को देख लो, क्योंकि आपके बायोडेटा में आपके एड्रेस में आपका जो प्रेजेंट एड्रेस होगा या परमानेंट एड्रेस होगा उसमें आपकी डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चंस बनेंगे आपके इंटरव्यू में। और डेमोग्राफिक डेटा जो है वो बहुत सारी आइडियाज देता है, तो डेमोग्राफी डेटा आपको पता होना चाहिए। मैं आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगा। अभी अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है, उससे क्या प्रश्न हो। तो पहले तो डेमोग्राफिक फिगर्स को याद करो। याद करने का मतलब रटना नहीं है, थोड़े फैक्ट्स तो याद करना है, क्योंकि कुछ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यानी कुछ फैक्ट्स। और कुछ मेंबर्स तो ऐसे होते हैं जो फैक्चुअल क्वेश्चंस ही करते हैं। तो आपको टोटल पॉपुलेशन कितनी है, मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, ठीक है ना, एसटी पॉपुलेशन, ठीक है ना, इस तरह से कुछ डेटाज तो आपको कॉमन याद होने चाहिए। अपने जिले के बारे में आपकी नॉलेज होनी। तो डेमोग्राफिक डेटा के अलावा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। इफ योर डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर सम पर्टिकुलर थिंग्स, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट के लिए जाना जाता है, मान लो कोई पिलग्रिमेज सेंटर है, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है आपका, या नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फेमस लेक्स है, या फेमस रिवर है झारखंड तो फ्लो करती है उस एरिया से, ठीक है, या माइनिंग एरिया है, ठीक है ना, या कोई इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस है वहाँ पे, कोई बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें आपको जो हाईलाइटेड एरिया, कोई जो वहाँ पे जीआई टैग या कुछ ऐसी चीजें बनती हैं जो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम, ठीक है, या इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि वो लोग जानते होते हैं तो आपसे प्रश्न पूछते हैं। जैसे पलामू में बेतला नेशनल पार्क है, तो मे बी अ क्वेश्चन, ठीक है ना, या वहाँ पे माइनिंग बेल्ट है, ठीक है ना, कोल अवेलेबल है, ठीक है, तो पूछ सकते हैं। डोलोमाइट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, वाइल्ड लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं, एलिफेंट कॉरिडोर है, बियर मिलते हैं, ठीक है ना, हाइनाज हैं। तो क्या है वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में भी थोड़ा सा। तो मैंने क्या कहा कि डिस्ट्रिक्ट्स वेल प्रिपेयर्ड होना, और उसके डेटाज भी थोड़े से याद होने चाहिए आपको, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन। और चूंकि आप सभी झारखंड से, तो मैं इसके ऊपर भी बताऊंगा कि झारखंड से रिलेटेड। तो मैंने कहा नेम्स, इसकी आपके नाम की मीनिंग और उसके एंटोनिम्स, उससे रिलेटेड आपके नाम से रिलेटेड कोई और इंडिया में या इंटरनेशनल है तो थोड़ा उनके कंट्रीब्यूशन देख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ में आपके दिन, अगर कोई इंटरनेशनल डे या नेशनल डे मनाई जाती है, या ईयर ऑफ बर्थ, अगर वो कोई फेमस इंसिडेंट के लिए जाना जाता है तो वो इंसिडेंट क्यों हुआ था, उसके बैकग्राउंड क्या थे, थोड़ा ब्रीफ। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। डिस्ट्रिक्ट्स के सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से लगे हुए हैं, और आपके डिस्ट्रिक्ट खास बात क्या है, और आपके डिस्ट्रिक्ट्स के इम्पोर्टेंट चैलेंजेस भी पूछे जाते हैं कि आपके जिले में ये इम्पोर्टेंट क्या चैलेंजेस है। और जब आप चैलेंजेस पूछोगे, और कई बार तो फिगर भी दे देंगे कि अच्छा 5 चैलेंजेस बताओ या 5 प्रॉब्लम्स बताओ, और फिर उसके सॉल्यूशंस भी वो आपसे जानने की कोशिश। जैसे मैंने बताया कि एक बड़ा सा कॉमन प्रॉब्लम है पूरे झारखंड के जिले में, ड्रॉप आउट रेशियो ज्यादा है। बच्चे जो है एडमिशन ले रहे हैं लेकिन वो बीच में पढ़ाई छोड़ रहे हैं किसी न किसी कारण से। अब इसका सॉल्यूशन आपसे पूछा जाए तो सॉल्यूशन वो दे सकता है जो कारण के बारे में जानता हो। जानता ही नहीं है तो सॉल्यूशन क्या देगा। जनरली अगर आप देखोगे तो जो जो बॉयज बेबीज हैं या जो किड्स हैं जो पढ़ रहे हैं लड़के,
वो क्यों जा रहे हैं? वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के कारण जा रहे हैं। इकोनॉमिक वेलबींग, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा नहीं है, परचेजिंग और ज़्यादा नहीं है, हम्बल बैकग्राउंड से हैं, बीपीएल से हैं, उनको चाइल्ड लेबर में भेज दे रहे हैं पेरेंट्स, इसके बॉयज़ नहीं। गर्ल्स के साथ क्या हो रहा है कि उनको हाउस होल्ड कोर्स में लगा दे रहे हैं या उनकी शादी हो जा रही है कम एज में, इसके कारण समस्या है। तो समस्याओं को समझिए, उसके बाद अपने सॉल्यूशन को फ्रेम करिए, तब आंसर आप बता सकते हैं कि हाउ यू कैन इरेडिकेट दिस, कैसे हम इस समस्या से कैसे हम उनको ले आ सकते हैं इसको। ठीक है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, तो आप ऐसे कम से कम अपने जिले के 5 ऐसे चैलेंजेस की हेल्थ में क्या इश्यूज है, और वो ब्रॉडर हेड में देखे कि सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है। ठीक है ना? डेमोग्राफी में और आपको फिगर मिलेगा, जैसे कि मान लो कि एस सी एस टीज या वल्नरेबल सेक्शन ग्रुप की कंडीशंस क्या है, वुमेन की क्या कंडीशन, वुमेन एम्पावरमेंट है कि नहीं, एडुकेशन में, हेल्थ में क्या है। ठीक है ना? या एग्रीकल्चर के साथ क्या चैलेंजेस आ रही है, बेसिकली एग्रेरियन अगर आपका डिस्ट्रिक्ट है, माइनिंग एरिया नहीं है, तो वहाँ पर क्या एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी का क्या इश्यूज है। ठीक है ना? क्या मार्केटिंग में नहीं, क्या वहाँ सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है। इस तरह के कुछ चैलेंजेस और उसके सॉल्यूशन आपके जिले से प्रश्न बनेगा, तो आप उसको ध्यान में रखिए और इसको प्रिपेयर करिए। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि डैप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म या जो बायोडेटा अपना फिलअप किया है उसको कैसे। फिर मैंने आपको बताया कि आपका ही डैफ में हॉबीज और इंटरेस्ट है, तो हॉबीज और इंटरेस्ट, हॉबीज नहीं है तो इंटरेस्ट पर काम करो, या इंटरेस्ट के तौर पे चीज को बताओ अगर वेल प्रिपेयर्ड नहीं। ठीक है ना? उसको हॉबीज में कंसीडर मत करो, उसको इंटरेस्ट में करो, और फिर वो इंटरेस्ट डिस्कस करो या बताओ, रिवील करो, और फिर उस पर क्वेश्चनियर, आप अगर आप मुझे हॉबीज और इंटरेस्ट बताएंगे तो मैं आपको, जैसे किसी ने कहा वॉचिंग, तो वॉचिंग का सिविल सर्विसेज में क्या रोल है? ये तो आप वॉच करते हैं, बट उसका प्रैक्टिकल कोई लाइफ में उसका है, या बस इंटरटेनमेंट के लिए कर, या कुछ लर्न भी, कुछ चीज़ें वो बता रही हैं जिसको आप सिविल सर्विसेज में इस्तेमाल कर पाएँ। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स क्या सीखते हो, प्रश्न वहाँ से आते हैं, इसको भी थोड़ा देखना है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपके डैफ या बायोडेटा से रिलेटेड प्रश्न है। उसके अलावा आपके बायोडेटा में आपका एकेडमिक डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है ना? और यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे ही, सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन एंड पीजी, खास करके उनसे जो जॉब में नहीं, जॉब में होने के बाद भी पूछ लेते हैं कई बार बोर्ड मेंबर की, अच्छा ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था, तो उसकी बेसिक्स पूछ, हो सकता है वो पैनलिस्ट हो, वो आपके विषय का जानकार भी हो, और नहीं भी तो कुछ कॉमन चीजें आपसे वो। ठीक है? पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या हायर डिग्री ली है आपने, पीएचडी किया है, एमफिल किया है, ठीक है ना, तो आपसे वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इफ यू आर इन सर्विसेज यू कंप्लीटली नेग्लेक्ट दैट एस्पेक्ट, आप थोड़ा बेसिक्स देख लीजिए, फंडामेंटल्स ऑफ योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है ना? एक बार बेसिक ब्रशअप कर लो, या जो कॉमन क्वेश्चंस है जो आम जनता के माइंड में आ सकते, जैसे सिविल इंजीनियर हो तो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो यहीं पर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक सप्लाई से क्वेश्चन इन जनरल पूछ। ठीक है ना? आपने हिस्ट्री कर रखा है तो झारखंड के प्रश्न पूछ, आपने ज्योग्राफी किया है तो झारखंड की ज्योग्राफी, जियोलॉजी, एनवायरमेंट से कुछ। ठीक है ना? या झारखंड की पॉलिटिक्स या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपका पॉलिटिकल प्रश्न पूछ, तो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है ना? उसको लिंक कर देगा वो बोर्ड मेंबर, पैनलिस्ट। तो नेग्लेक्ट मत करो सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन, क्योंकि आपने अपने एकेडमिक क्रेडेंशियल तब करते हुए उस स्किल ली। ठीक है? दूसरी एक चीज और, हम जब यहाँ पर एकेडमिक अपना लिखते हैं तो यहाँ हम लोग लिखते हैं या बोर्ड्स का नाम, अपने मार्क्स भी लिखते हैं, और उसके अलावा, ठीक है, तो कई बार इंस्टीट्यूट और बोर्ड दोनों पूछता है। ठीक है? और कॉलेज का नेम हो गया, बोर्ड का नेम हो गया, मार्क्स हो गया।
कई बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनमें मार्क्स में फ्लक्चुएशन होता है। से फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन में आया 60%, पीजी में आ गया अचानक 75%, या ग्रेजुएशन में था 75%, 65% आ गया, 60 आ गया। तो वाई देर इज अ ह्यूज गैप इन योर मार्क्स? क्या आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, या आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कमजोर थी? ठीक है, तो उसको भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर मार्क्स फ्लक्चुएशन ज्यादा गैप है आपका, तो आप इसको भी डिफेंड करने के लिए देखो कि क्या बोलना है आप। अगर गैप ज्यादा नहीं है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हो तब तो, लेकिन यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं अगर गैप ज्यादा है। ठीक है ना? और इंस्टीट्यूशंस का नेम अगर किसी फेमस पर्सनालिटी के ऊपर है या प्लेस के ऊपर है, ठीक है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन जो वेल नोन है उनसे रिलेटेड है, तो वो आप तैयार करो। ठीक है, आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके कॉलेज बहुत फेमस है, वहाँ के एल्यूमिनाई बहुत फेमस थे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना? तो अ, अब आपने उसी कॉलेज से पढ़ाई की है या स्कूल से जिससे एम एस धोनी पढ़ा है? झारखंड में बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, धोनी पे ही प्रश्न, आपने यही पढ़ाई की है आपका तो, ठीक है ना, यार ये भी रहा है। तो आप कौन से उसके ट्रेट या एट्रीब्यूट्स प्रभावित होते हो, या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रभावित करती? ठीक है, आप उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस को कैसे देख? तो ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, उसके लिए भी आप तैयार रहिए। ठीक है ना? मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके बायोडेटा और आपके सब्जेक्ट्स के अलावा एकेडमिक्स और क्या। तो आप, मैंने क्या कहा कि सबसे पहला इंटरव्यू का पार्ट होता है कि आप अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन डेटा जो आपने फिलअप किया है उसके हर कीवर्ड्स के ऊपर पहले आप कुछ क्वेश्चनेयर बना लीजिए, आपको उसको तैयार कर। क्योंकि मैंने क्या कहा, पॉसिबिलिटी क्या है कि 15 से 20 इंटरव्यू में 40 क्वेश्चन, 35 40 क्वेश्चन आ सकते। हर बोर्ड मेंबर मुझसे दो दो तीन तीन पाँच पाँच 10 क्वेश्चन सकता है। ऐसे में हो सकता है एक बोर्ड मेंबर हमारे इस एस्पेक्ट पर रेज कर दे। अब उसके ऊपर अगर हम नहीं तैयार हैं उन कीवर्ड्स के ऊपर, उसके बाद अगर आप रिजर्वेशंस के ऊपर आते हो, तो आप ना कुछ चीजें जो रिजर्वेशन से रिलेटेड है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ठीक है ना, पढ़ के जाइए। इंदिरा शाहनी केस पता होना चाहिए कि बहुत फेमस केस है, आप सभी ने पढ़ा है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, तो उस केस को पढ़ लीजिए। ठीक है। तो रिजर्वेशंस एक बहुत कॉमन इश्यूज है इंडिया के अंदर। और अगर आप कैटेगरीज के अंदर आते हैं, आप बेनिफिट्स लेते हो, आप ओबीसी, एससी, एसटीज और ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हो, तो आप ये बता सकते हैं। और अभी कास्ट सेंसस अलाउड हो गया है, तो नेक्स्ट सेंसस जब होंगे तो कास्ट सेंसस होगा, इसका क्या रिपरकशन हो सकता है इसके ऊपर, ठीक है, रिजर्वेशंस के ऊपर, इसको भी देखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कैटेगरीज में हैं तो एक क्वेश्चन रिजर्वेशन, तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन देखने हैं आपको। ठीक है, जैसे मैंने कहा 15 और 16 आर्टिकल देखिए। ठीक है ना, 15, 4, 5, 6, 5। उसके अलावा मैंने आपको बताया इंदिरा शाहनी केस देखिए, क्योंकि मंडल कमीशन और मंडल केस जिस कहते हो, या फिर इंदिरा शाहनी और लैंडमार्क जजमेंट था जिसके आधार पे जो फॉर्मूला तय हुआ, नॉट मोर। ठीक है, लेकिन फिर 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन आ गया ईडब्ल्यूएस को। ठीक है, तो ऐसी बेसिक चीजें। ठीक है, और क्या इन रियलिटी अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली इन केस ऑफ झारखंड, क्या इस रिजर्वेशंस पॉलिसी से कुछ चेंज आया सोशियो इकोनॉमिक? जो हमारा पर्पस ऑफ रिजर्वेशन था, क्या झारखंड को दिमाग में रखो तो क्या ट्राइबल उससे बेनिफिट हुआ है? क्या ट्राइबल्स में एडुकेशन का स्तर बढ़ा है अगर प्रोटेक्ट है? क्या जॉब में ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? क्या उनकी स्थिति बदल रही है या नहीं? या फिर ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं कि ऐसे ट्राइबल या ऐसे लोग जो रिजर्वेशन कैटेगरीज
हैं, और अगर ये ग्रेड 1 सर्विसेज में आ जाता है तो कंडीशन में क्या इनके आगे वाले जनरेशन के रिजर्वेशन कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपसे ऐसे भी क्रिटिकल क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं जहां एनालिटिकल एस्पेक्ट, जैसे आपने क्रीमी लेयर का देखा है ना कंडीशन फॉर द ओबीसीज, whether that will apply to the STs, ओके, और SCs, और अगर है तो कहाँ, और नहीं तो फिर क्या इसको करना चाहिए। तो इसके ऊपर भी ओपिनियन पूछ सकता है कोई। मैं प्रोबेबिलिटी बनती है जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं या पूछे जा सकते। तो ये चीजें मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन और पीजी के सब्जेक्ट्स को ब्रीफ देख लो और बेसिक्स थोड़ा देख लो, तभी कोई आपके फील्ड का आ गया व्यक्ति बोर्ड तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है। और ये जो मैंने चीजें बताई, उसके अलावा सर्विस वाले जो लोग हैं उनके साथ एडवांटेज ये है कि ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो आप अपना ऑब्वियसली सर्विस पे इंड करिए कि राइट नाउ आई एम हियर वर्किंग सिंस दिस टाइम पीरियड, ओके। फिर वो पूछेंगे अच्छा आपका प्रोफाइल क्या है, आपका जॉब नेचर, और आप अपने इंटरव्यू को ना मोल्ड कर सकते हो। 70 to 80% क्वेश्चन आपके यहीं से आ सकते, और ये आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। अगर आपने सर्विसेज को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है कि आपका वर्क नेचर क्या है, ठीक है ना, और आपकी क्या डेजिग्नेशंस है, उसमें आपके सामने क्या चैलेंजेस आते हैं, ठीक है ना, आप कितने बड़ी टीम को लीड करते हो, ठीक है, उसमें लोगों के माइंडसेट क्या है, लीगैलिटी ऑफ वर्क क्या है, लीगल चैलेंजेस क्या है, ठीक है ना, उसका डायनेमिज्म क्या है, यानी उसके इम्पैक्ट फैक्टर क्या है आपके वर्क के सोसाइटी के ऊपर। ऐसी चीजें आप प्रिपेयर करके रखिए। सर्विस के आपके लॉ भी, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आपकी सर्विसेज से भी हो, तो पता चला सर्विस रूल बुक से कुछ क्वेश्चन पूछ ले आपसे, उसको पता होगा कि ये क्लॉजेस सर्विस के अंदर है जो जो इन जनरल दूसरे को नहीं पता होता क्योंकि वो सर्विस में नहीं, ठीक है। तो इस पर तैयार कर लो। दूसरी चीज है, एक बहुत क्वेश्चन है कॉमन कि फिर इस सर्विस में हो तो क्यों आना चाहते हो यहाँ, why you wanted to be a civil servant if you are already a engineer or doctor or somewhere you had posted or in some services। अब आप जेपीएससी में ही सिलेक्टेड हो किसी पोस्ट के ऊपर, फिर वाई यू आर थिंकिंग अबाउट द जेएएस और पीएस, ठीक है, और अदर सर्विसेज, आप क्यों एडमिनिस्ट्रेशन में, क्यों पुलिस में आना चाहते हो। तो यू हैव टू डिफेंड योर्स, आपको ना डिफेंड करना पड़ेगा उस कंडीशन में कि वाई यू वांटेड टू क्विट दैट सर्विसेज। तो सबसे बड़ा सिविल सर्विसेज में पता है एक बहुत अहम चीज होती है ना, डाइवर्सिटी। जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, ठीक है ना, ये बहुत डाइवर्स फील्ड है। जब आप किसी और सर्विसेज में होते हो, से फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में हो, तो आप एक विंग को, आप एक पर्टिकुलर एरिया को में वर्क करते हो, आपका डोमेन डाइवर्स नहीं होता। आपको अपने आंसर्स ऐसे देख बताने हैं जो, यानी यहाँ वर्क अपॉर्चुनिटी वाइडर है, ये आपको डेपुटेशन पे कहीं भी भेज दे किसी डिपार्टमेंट में, यू वर्क इन अ वेरी डिफरेंट डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं है कि एसडीएम के तौर पे सेक्रेटेरिएट में गए किसी डिपार्टमेंट, डिपुटेशन डाल दिया, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि यू वर्क। लेकिन अगर आप एजुकेशन सर्विसेज में, एजुकेशन से रिलेटेड डिपुटेशन हो रहे हैं, प्रिंसिपल बन गए, डीईओ बन गए, डीईसी बन गए किसी शिक्षा विभाग के, और तो आपका ना वहां पे प्रोफाइल फिक्स हो जाता है। लेकिन इधर डेपुटेशन आप पुलिस में आ गए, सीआईडी में भी भेज दिया, नहीं। So there is a, so why you wanted to be a wanted to join JPS or JAS, because of diversity of these services where have great exposure, great opportunity to work, okay, hand in hand with the governments, along with mediate with the people, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ देश सेवा, सोशल सर्विस, उनको भी पता है कितना सोशल सर्विस, कितनी देश सेवा है, क्योंकि जहां तुम कर रहे हो वहां भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि वहां सर्विसेज नहीं दे रहे हो, वहां भी तो मैनकाइंड को सर्विस दे रहे हो, वो भी आपके नेशनल ग्रोथ में और कंट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहा है देश की।
सेवा तो आप वहां भी कर रहे हो। तो ये सब चीजें बहुत सुपरफिशियल आंसर हो जाती हैं, उनको भी पता होता है एजेंडा कुछ और है। आप ऑफ कोर्स कह सकते हो, तो जो लोग सर्विस में नहीं है वो ये भी कह सकते हैं जॉब सिक्योरिटी एक रीजन है, तो ये भी कह सकते हैं कि मॉनेटरी साइट्स भी एक रीजन है। ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड पीरियड बहुत सारे प्राइवेट जॉब चले गए थे, गवर्नमेंट जॉब कंटिन्यू था, तो ये सारी चीजें जो सर्विस में नहीं है बोल सकता है, लेकिन जो सर्विस में है वो कैसे डिफेंड करेगा? वो डिफेंड करेगा। सेम पे स्केल पे तुम चेंज करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर आपके वाइडर एस्पेक्ट्स है, डाइवर्सिटी है, वर्क एरिया लार्जर है, एक्सपोजर बड़ा है, ठीक है ना। ये ऐसी चीजें बतानी होती है जो जेन्युइन लगे, जेन्युइन कॉजेज, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आप काम करोगे। लैंग्वेज पेपर मैंने आपको आइडिया दे दिया कि अगर आपका लैंग्वेज पेपर रीजनल लैंग्वेज है तो कम से कम अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करो, दो ऑथर्स देख लो, उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। नहीं नहीं, कभी निगेटिव नहीं जाएगा, लेकिन लाइफ में कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट होगा। हॉबीज नहीं है हाँ, तो आप जरूरी नहीं है वो निगेटिव नहीं क्रिएट करता है, इस बात के लिए आप टेंशन फ्री रहिए। क्लियरली बोलना है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि जो बच्चे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे सर्विसेज में ऑलरेडी हैं, तो सर्विस का जो प्रेशर होता है या फिर जब आप तैयारी कर रहे हो तो उसका प्रेशर होता है, तो कई बार आपको इतना समय नहीं मिलता है कि आप हॉबीज को परसू कर सकें। तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान का हॉबी हो जिसको वो परसू करे, जिसके लिए समय। हाँ, पर अगर आपका इंटरेस्ट भी किसी चीज में नहीं है तो फिर वो थोड़ा सा चैलेंजिंग और प्रॉब्लम है कि अच्छा किसी भी चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है लाइफ में, तो इस बात को लेकर टेंशन फ्री रहिए कि हॉबीज नहीं है तो निगेटिव हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि हॉबी क्यों परस्यू नहीं कर पाए, क्या चैलेंजेस रहे, ठीक है ना। हाँ, बट इंटरेस्ट कहीं ना कहीं शो करो, दिखाओ, बताओ कि हाँ इस फील्ड में इंटरेस्ट। जैसे तुम बता, जैसे तुमने पिछली बार तुमसे प्रश्न भी पूछा गया था तो तुमने बताया था कि यूट्यूब पे कुछ झारखंड रिलेटेड वीडियोस डाल, दैट यू कैन परस्यू। अभी जाके इंटरव्यू के पहले एक वीडियो शूट करके डाल दो यूट्यूब, बहुत दिन से नहीं डाला है तो पूछ देंगे कि अच्छा रिसेंटली क्या और किस चीज पे बनाया, तो कुछ सोच लो और 5 मिनट का डाल दो, ठीक है ना। कि सर अगर वो करेगा तो नहीं ना, कोई यूट्यूब पे सर्च तो तुम्हारा नहीं करेगा, कर भी लिया तो हाँ 5-10 दिन पहले था, अभी रिसेंट टाइम मिला तो तुमने डाल दिया है तो ऐसी चीज है। मतलब देखो क्या है ना कि हम जो चीज कर रहे होते हैं या जिनके बारे में होता है, क्रॉस चेक करने को नहीं होता है, वो तो आपके इंटरव्यू में रिप्लाई से ही कॉन्फिडेंस से समझ जाएंगे कि हाँ इस बच्चे का हॉबी है, इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन मैंने जो बताया तो उसके लिए ऐसा नहीं सोच कि हाँ हॉबीज नहीं पाया तो ये निगेटिव हो जाएगा, कभी नहीं हो। बट हाँ लाइफ में कोई ना कोई इंटरेस्ट है, उसको आपको देखना है और बताना है। समझ गए? और कोई प्रश्न? नहीं नहीं, देखो कोई ऐसी चीज नहीं है लाइफ में, कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ देखो, कोई ऐसी चीज लाइफ में नवीन आपको सिविल सर्विसेज में कंट्रीब्यूट नहीं करता, पहली चीज तो ये दिमाग से नहीं। जैसे मान लो तुम कहानी पढ़, अब तुम मान लो कि कहानी पढ़ रहे हो और तुम जा रहे हो लोगों को नैरेट कर रहे हो। से फॉर एग्जाम्पल आप कहानी से क्या सीखते हैं? नैरेशन सीखते हैं। जैसे ऑथर जब कहानी लिखता है तो ऐसे आप जब पढ़ रहे होते हो तो घटनाएं आपके दिमाग के सामने चल रही होती, आप पात्र को ऐसे महसूस करते हो कि जो जो आपके सामने चल रहा हो। कहानी में दो बैल थे, एक किसान था, तो किसान आपके सामने दिख रहा होता है, बैल चलता हुआ दिख रहा होता है, उसकी परेशानियां आप महसूस करते हो। आप मेरी बात समझ। आप सर्विस में हो, व्हेन यू आर नैरेटिंग समथिंग टू योर सीनियर और जूनियर, आप उस कहानी की भाषा में ही बोलते हैं,
कि देखो मैं वहां गया था, ये चैलेंजेस, ऐसा जैसे आपके जूनियर को या सीनियर को लगे कि हाँ वो वैसे चैलेंजेस जो नवीन फेस कर रहा है सही में होंगी। तो यू माइट लर्न समथिंग व्हेन यू आर लर्निंग और रीडिंग द स्टोरी बुक। गेटिंग माय पॉइंट? आप अगर किसी क्राउड को नैरेट कर रहे हो, किसी इवेंट को, आप क्राउड गैदरिंग में गए हो, से फॉर एग्जांपल पर आप वीडियो हो, आप एसडीएम हो, गांव में गए, पंचायत को संबोधित कर रहे हो, आप किसी घटना के बारे में बता रहे हो, तो आपने वो कहानी से, अपनी कविताओं से सीखा है ना। आप कविताओं की कुछ पंक्तियां लोगों को मोटिवेट करने के लिए बता पाते हो। आप कहानियों की तरह आप किसी घटना को नैरेट करते हो। तो ऐसा नहीं है कि यू वोंट लर्न एनी स्किल्स विच वोंट हेल्प यू इन द सिविल सर्विसेज। बस हमें ये जानना है हम रिप्लाई कैसे कर पाए इंटरव्यू पैनल के। आप मेरी बात समझ गए? तो कोई ऐसा इंटरेस्ट, कोई ऐसी हॉबी नहीं है आम जिंदगी में लोगों की जिसका सिविल सेवा में कोई ना कोई रोल नहीं। बात मेरी। अब जिमिंग ही कर रहे हो, जिम जाते हो, फिर बोला अरे जिम तो सब कोई जाता है, उसका क्या रोल हो? अगर आप फिजिकली फिट है तो आप मेंटली भी फिट रहेंगे, और जब आप मेंटली फिट है तो आप अच्छा वर्क करेंगे। जब फिजिकल और मेंटल फिटनेस होगा तो वर्क अच्छा करोगे ना। नहीं करोगे क्या? आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देगा ना, वो भी वर्थ है। तो मेरा ये कहना है कि आपको सोचना है, वही जो आप कह रहे हो उस पर प्रश्न बनते हैं, हम कैसे रिप्लाई। और वहां कोई समस्या आती है तो मैं उसके हूँ जो आपको बताऊंगा कि क्या कुछ कह सकते, जो एक जेन्युइन आंसर्स लगे। ठीक है ना? बात वही होती है, कई बार सडन नहीं आता माइंड, है ना, रैंडम क्वेश्चन आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि इंटरव्यू में हाँ वही चीज़ें हैं कि अपनी इंटरेस्ट, अपनी हॉबी, अपनी बायोडाटा, अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट पर बेसिक हो, क्योंकि वो आपसे रिलेटेड प्रश्न है। अब करेंट अफेयर्स तो देश दुनिया हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, लेकिन अपने बारे में जानकारी नहीं है तो ये फिर निगेटिव हो। अपने जिले की जानकारी नहीं, ठीक है ना, अपनी भाषा जो रखे हो उसकी जानकारी नहीं, तो ये निगेटिव होगा। मेरी बात समझ गए? इंटरनेशनल न्यूज पूछ रहा है, करंट अफेयर में नेशनल पूछ रहा है, हो सकता है मैंने न्यूज नहीं पढ़ा हो, मेरे दिमाग से निकल गया हो, तो वो ज्यादा निगेटिव क्रिएट करता है। बट ये एस्पेक्ट्स बहुत क्रूशियल है जो मैंने आपको बताया, आपका बायोडाटा, आपका सर्विस, आपका सब्जेक्ट, आपका लैंग्वेज पेपर, इतनी चीजें। स्टेट तो चलो वाइडर हो गया, डिस्ट्रिक्ट्स तो आपका है जहां आप इस समय स्पेंड किए। ये बहुत क्रूशियल पार्ट होता है इंटरव्यू के, यहाँ आपको सेटिस्फाई करना चाहिए नीड्स को पैनल के। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात ना मेरी? अब आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स है। अभी जो है इसमें मेरा जो देखना है, मानना है, खास करके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, चूंकि आप जेपी में जा रहे हैं, तो इसमें आपको ज्यादा नहीं 1-2 महीने का करंट अफेयर्स देख, और खासकर अभी इस वीक का तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि आप देने जा रहे हैं। तो इसमें आप टेरर, पहलगाम इश्यूज, टेरर इश्यूज, आईपीएल, अभी आईपीएल में स्टैम्पीड हो गया, ठीक है ना, G7 की मीटिंग होने वाली है कुछ नेशनल लेवल पे, 7 बिम्स्टेक ब्रिक्स, ठीक है ना, और उसके अलावा इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, इंडिया श्रीलंका, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, ऐसे जो चीज़ें हैं। अभी इसमें नेशनल में प्री मानसून सार भी है, ठीक है, या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी न्यूज़ में है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम में है, अपने एयरफोर्स के अनमैन्ड एरियल व्हीकल न्यूज़ में है, ठीक है ना। अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट, ऐसी कुछ चीज़ें आपके सर्विसेज से रिलेटेड, कुछ चीज़ें अगर करंट में है तो आप उसको देख लीजिए, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी देख के जाओ, ठीक है ना। भारत का रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे हरिओम जो है वो एनटीपीसी में काम करते हैं, तो एनटीपीसी अब केवल थर्मल तक नहीं है, वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हाइड्रो में भी आ गई हैं। तो वाइडर पर्सपेक्टिव में आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए, क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या स्कोप है, ठीक है ना। आपकी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज महारत्ना है, न्यू रत्न, नवरत्ना है, ठीक है ना, मिनी रत्ना है, ये स्टेटस कैसे डिफाइन है, ऐसी
ठीक है, और इसका कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप ऐसे तैयार करेंगे करंट अफेयर्स, एटलीस्ट कम से कम इधर 1-2 महीने का हाईलाइटेड इश्यूज, और इस वीक के तो आपके इंटरव्यू के पहले वाला जो वीक है वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल और नेशनल को पॉइंट ऑफ व्यू। तो और फिर मैंने आपको सिचुएशनल और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बताया कि वो पूछते हैं। सडन आपके इंटरव्यूज से पहले अगर कोई घटनाएं हो गई पर प्रश्न बना देगा। मैंने आपको बताया आप किसी डिपार्टमेंट में हो, डिपार्टमेंट रिलेटेड क्या चैलेंजेज है उस बना दिया, ठीक है। तो सिचुएशनल क्वेश्चंस भी वो पूछते हैं, उसके ऊपर आपको तैयार करना है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो एसेंशियल टिप्स क्या है कि हमेशा क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है। सबसे पहली चीज़ है कि रश नहीं करना है, जैसे पूरे क्वेश्चन सुनने के बाद रिप्लाई करना है, और रिप्लाई जो है वो ऑथेंटिक, प्रैक्टिकल और जेन्युइन रिस्पॉन्स। अभी मैंने बताया कि आप टेस्ट बताया, उस पे प्रश्न है, तो उसका जेन्युइन आंसर हो, बनावटी ना लगे, ठीक है ना, इम्प्रैक्टिकल ना लगे, ऐसा नहीं लगे कि अच्छा अभी ही मैनिपुलेट करके वो आंसर दे रहे हो, ठीक है ना, वैसा उनको नहीं लगना चाहिए, तो उसका सा निगेटिव। और बॉडी लैंग्वेज से आपको पकड़ लेते हैं कि आप कॉन्फिडेंस हो है कि नहीं आपके अंदर। तो मैंने कहा आपके बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा काम और कॉन्फिडेंस लेकर, वाटर स्कार्सिटी, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटेशन एंड ड्रॉप आउट रेट, ये सब जिले में यही प्रॉब्लम है। इवन आप इसको भी नोट कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट। माइग्रेशन एंड लाइवलीहुड चैलेंजेस, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड माइन चैलेंजेस फेस्ड बाय पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है ना। हर जिले में लगभग पीवीटीजीज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी इन एजुकेशन, पोस्ट पैंडेमिक मार्जिनलाइजेशन, पैंडेमिक के बाद बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोग गुजरात और कई जगह से आ गए वापस झारखंड, ठीक है। हाई इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड लेबर, लिमिटेड एक्सेस टू इंस्टीट्यूट क्रेडिट, ये मेजर चैलेंजेस हैं गढ़वा जिले के भी, डाल्टनगंज पलामू के भी, आपके भी जिले की ऑलमोस्ट यही चैलेंजेस। इसी को तैयार कर लो, इसके सॉल्यूशंस आप नहीं बता पाते मुझसे पूछ, मैं बता दूंगा, उसको तैयार कर लो, और ये प्रेजेंटेशन आई विल शेयर विथ यू। उसी तरह से पलामू का लिया, जियोग्राफिक लोकेशंस, एरिया, हेडक्वार्टर, फॉर्मेशन हुआ इसका 1 जनवरी 1928 को। पलामू जिला, बाउंड्रीज चतरा ईस्ट, गढ़वा वेस्ट, लातेहार साउथ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन 3 सब डिवीजन 21 ब्लॉक। इतने फैक्ट्स नहीं आपसे बस, ठीक है। डेमोग्राफिक सेंसस पलामू का, सेक्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये गढ़वा से भी कम है 929। बात समझ रहे हो ना कि अभी लिटरेसी रेट देखिए, इकोनॉमिक कंडीशन, मेन क्रॉप इंडस्ट्री बिहार कॉस्टिक केमिकल लिमिटेड, जपला सीमेंट, फर्नीचर इंडस्ट्री, तो आपको इसको प्रिपेयर करना है ना, आपसे पूछा जा सकता है। मिनरल्स हैं तो मिनरल्स की यूटिलिटी क्या है, इंडस्ट्री इस मिनरल पर बेस्ड कहाँ है, मार्केट इसके लिए कहाँ है, क्या कंडीशन, भारत की रैंकिंग, आयरन, झारखंड की रैंकिंग, ऐसे बेसिक आपको पता होने चाहिए। हिस्टोरिकल साइट पलामू फोर्ट, ठीक है ना। कल्चरल हेरिटेज, तो एडुकेशन बता दिया, स्कूल चैलेंजेस, ड्रॉप आउट रेशियो बता दिया, ठीक है। इनिशिएटिव भी बता दिया, मोरिंगा सैपलिंग लगाया जा रहा है स्कूल कैंपसेस में वैल्यू बढ़ाने के लिए, यानी मुद्दा ड्रम स्टिक्स, सहजन जिसको कहते हैं, ऐसी चीजें। क्लाइमेट, रेनफॉल, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, वेन यू आर रिवर्स, सोन, कोयल, औरंगा, ठीक है ना, फिर वाइल्ड लाइफ, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेतला नेशनल पार्क, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं एक जस्ट आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ। अब झारखंड से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गड़ी योजना, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ये स्कीम एक्सिट स्कीम है झारखंड, पढ़ के जाना है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आप जाते हैं एडुकेशंस में, तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम्स, सावित्री बाई किशोरी सावित्री योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, है कि नहीं नवीन। प्रोजेक्ट ज्ञानोदय, वुमेन वुमेन एंड रूरल एम्पावरमेंट में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर गवर्नमेंट,
को बहुत एड मिला इससे। सखी मंडल, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, एग्रीकल्चर में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना या जोहार प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक आउटरीच और गवर्नेंस में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार या झार सेवा कैंपेन, थोड़ा थोड़ा इसका इंफॉर्मेशन मैंने दे रखा है। फिशरी डेवलपमेंट में झारखंड मत्स्य महोत्सव, तो कैसे आप एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को प्रमोट कर सकते, उसमें आपका फिशरी, हॉर्टिकल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है ना, कि कैसे आप किस किस एरिया को टच करके जाओ देखो, और आपके पर्सनल जो क्वेश्चनर है उस पर आप मुझसे बात कर लीजिए। मैं आपको ये